This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से हैं। टॉपिक है हमारा आज का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हम ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड पार्टी, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसमें देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहला पॉइंट है कंपनी का डायरेक्टर या डायरेक्टर का कोई रिलेटिव। तो डायरेक्टर भी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है और उस डायरेक्टर का कोई रिश्तेदार जो है वो भी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, टर्म रिलेटिव को ना डिफाइन कर दिया गया है, तो हम यहीं पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव में कौन आ गया? स्पाउस, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब बहन भाई, स्पाउस हस्बैंड वाइफ। लीनियल असेंडेंट्स मतलब बाप है, दादा है, नाना है, ठीक है, इसी तरह माँ या नानी दादी। और डिसेंडेंट्स में क्या आ जाएगा? यानी अपनी औलाद और उनकी औलाद आगे, ठीक है, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, तो ये डिसेंडेंट्स में आता है। ठीक हो गया। रिलेटिव यहीं पे डिफाइन कर लिया हमने। ओके, अब ये चूंकि ना आगे 3-4 दफा आना था, तो मैंने कहा चले मुनासिब है यहीं पे हम इसको एक ही दफा डिफाइन कर लें कि इसमें कौन कौन शामिल है, वरना तो आपको पता रिलेटिव की जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत वसी है। तो यहाँ पे सिर्फ यही अफराद जो हैं वो रिलेटिव के लफ्ज में शामिल होंगे। अच्छा जी, जरा दोबारा देख लेते हैं। रिलेटेड पार्टी, कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी में सबसे पहले कौन आ गया? कंपनी का अपना ही कोई डायरेक्टर या डायरेक्टर का कोई रिलेटिव। दूसरा है कि कोई भी ऐसा पर्सन के जो कंपनी में मैनेजरियल पोस्ट पे है, अहम किस्म की का मतलब है अहम, इंपॉर्टेंट। की मैनेजरियल पर्सनल का मतलब है इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पोजीशन पे जो बंदा है वो भी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है या इसका कोई रिलेटिव। अच्छा, इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अगर कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजर या इन दोनों में से किसी का रिलेटिव अगर किसी फर्म के अंदर पार्टनर है ना, तो वो फर्म भी फिर कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी तस्वुर की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कंपनी का डायरेक्टर या कोई मैनेजर किसी प्राइवेट कंपनी में मेंबर है या उस प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी फिर रिलेटेड पार्टी तस्वुर की जाएगी। ठीक है जी, जरा बता दें यहां तक बात समझ आ रही है? जरा साथ साथ रिस्पॉन्ड करते जाइए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वो पब्लिक कंपनी के जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर उस पब्लिक कंपनी के अंदर या तो डायरेक्टर है या अपने किसी रिलेटिव्स के साथ मिलके उस पब्लिक कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्ड किए हुए है, उसके पेड अप शेयर कैपिटल में उसका शेयर है, तो ऐसी पब्लिक कंपनी भी फिर रिलेटेड पार्टी तस्वुर की जाएगी। ठीक है जी, जरा बता दें समझ आ गई? मिसाल के तौर पे ये कंपनी ए है, जरा बेहतर अंदाज में समझ लेते हैं, और ये कंपनी बी है। ठीक है, अब कंपनी ए का कोई डायरेक्टर कंपनी बी में भी डायरेक्टर है। अब कंपनी बी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो वो जो कंपनी ए का डायरेक्टर है इस पब्लिक कंपनी में, कंपनी बी में, चाहे डायरेक्टर है या अपने किसी रिलेटिव के साथ मिलके वो इस
पब्लिक कंपनी में कुछ शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो फिर ये जो कंपनी बी है ये रिलेटेड पार्टी होगी किसके लिए? कंपनी ए के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, अब आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने बॉडी कॉर्पोरेट को बहुत पहले डिफाइन किया हुआ है कंपनी लॉ के बिल्कुल आगाज में। तो कहते हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट के जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर is accustomed to act in accordance with the advice, directions or instructions of a director or manager. तो अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट का चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस या एडवाइस के मुताबिक काम करता है उस बॉडी कॉर्पोरेट का चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट इस कंपनी के लिए, यानी जिस कंपनी के डायरेक्टर से वो पूछ के काम करता है या उसके एडवाइस के मुताबिक काम करता है, तो उस कंपनी के लिए फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट रिलेटेड पार्टी तस्वुर की जाएगी। अब इसमें एक एक्सेप्शन है और ये आपने ज़हन नशीन करनी है। वैसे अगले पेज के ऊपर हम इसके ऊपर एग्जांपल भी पढ़ेंगे। एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर किसी ने कंपनी को प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दी, डायरेक्शन दी या इंस्ट्रक्शन दी, तो फिर वो रिलेटेड पार्टी नहीं तस्वुर किया जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी पर्सन कि जिसकी एडवाइस या डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस पे कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर काम करता है, तो फिर कंपनी के लिए वो बंदा, वो पर्सन भी रिलेटेड पार्टी तस्वुर किया जाएगा। अब यहाँ फिर एक्सेप्शन आ गई है कि अगर कंपनी किसी पर्सन से एडवाइस ले रही है या कोई डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन ले रही है उस बंदे की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से, या उसका काम ही यही है, या वो बंदा अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस कर रहा है कंपनी को, तो इस केस में फिर वो पर्सन कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी तस्वुर नहीं किया जाएगा। जी बताएं, ये भी पॉइंट समझ आ गया? ओके, सब चलें, ठीक है, सबने बता दिया, माशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी कंपनी which is a holding subsidiary or an associated company of such company। और सादा सा मतलब है कि होल्डिंग कंपनी के लिए सब्सिडरी के लिए होल्डिंग ये जो है रिलेटेड पार्टी है, और इसी तरह अगर एक कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी है तो वो भी रिलेटेड पार्टी तस्वुर की जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अ सब्सिडियरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज आल्सो अ सब्सिडियरी, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये आगे एक छोटा सा स्केच मैंने बनाया हुआ है। मसला एक होल्डिंग कंपनी और उसकी दो सब्सिडियरीज हैं, ठीक है, तो ये दोनों सब्सिडियरीज आपस में एक दूसरे के लिए रिलेटेड पार्टीज तस्वुर की जाएंगी। जी बताएं, ये समझ आ गया जी बच्चों? ये वाला पॉइंट ओके, चलिए गुड हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं रिपीट कर दूं, ये लीजिए रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा एक होल्डिंग कंपनी और उसकी दो सब्सिडियरीज हैं, तो ये जो दोनों सब्सिडियरीज है ना, इस सब्सिडियरी के लिए ये सब्सिडियरी रिलेटेड पार्टी है और इसके लिए ये रिलेटेड पार्टी है। जी अब्दुल्ला, आप बताएं, समझ आया? ये मैंने एरोस बनाए हुए देखें, ठीक है, ओके जी, आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट है कि सच अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे आप देखें, इस 9th पॉइंट से पहले जो 8 पॉइंट गुजरे हैं उनमें हर एक पॉइंट के अंदर अलग अलग अलहदा अलहदा एक एक पर्सन को
वाज़ेह तौर पे बताया गया कि ये भी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है, ये भी। अब 9th पॉइंट में आके उसने कहा कि इनके अलावा कोई भी और पर्सन कि जिसके बारे में कमीशन स्पेसिफाई कर दे कि ये भी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है, तो फिर वो भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा कंपनी के लिए। ठीक है जी। और ये सेंटेंस हमने पहले ही पढ़ लिया था जब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए यही कॉन्सेप्ट्स जरा मजीद बेहतर अंदाज में हम समझते हैं। एग्जांपल 10 पहले देख लें। XYZ Limited is considering an arrangement with ABC firm in which Azam, Babar and Chand are partners. ठीक है, मतलब XYZ Limited को गौर कर रही है कि एक फर्म है ABC, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया जाए और उस फर्म के अंदर आजम, बाबर और चांद जो पार्टनर्स हैं। अब आजम स्पाउस है नाहीद का। नाहीद कौन है? ये XYZ लिमिटेड में डायरेक्टर है। इन रिलेशन टू XYZ लिमिटेड, नाहीद इज रिलेटेड पार्टी बीइंग अ डायरेक्टर। आजम इज रिलेटेड पार्टी बीइंग रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर। ओके हो गया? And ABC firm is a related party being a firm in which relative of a director is a partner. यार बताएं, समझ आ गया? ये जो इनिशियल कुछ पॉइंट्स थे उनसे मुतालिक ये एक एग्जांपल बनाई गई है। बाकी लोग भी बता दें। ओके, इसके बाद दूसरी एग्जांपल है कि KLM लिमिटेड ऑफन ऑब्टेन्स इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फ्रॉम अदील। और जो अदील भाई साहब हैं, ही प्रैक्टिसेस एज बिजनेस एडवाइजर। देखिए, ये इसका काम ही यही है, एडवाइजरी। तो ये बिजनेस एडवाइजर के तौर पे प्रैक्टिस करता है, प्रोफेशनल बंदा ही है। एंड प्रोवाइड्स द कंसल्टेंसी टू KLM लिमिटेड प्योरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। सो अदील इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू KLM। ठीक है, ये मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया था, असल में ये KLM की बात हो रही है। तो जो अदील है वो KLM के लिए रिलेटेड पार्टी नहीं तस्वुर किया जाएगा, एज द एडवाइस इज गिवन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। जी जरा बता दे, एग्जांपल समझ आ गई? अच्छा जी, इसके बाद है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है। एक एक्सप्रेशन यूज होने जा रहा है, एक टर्म यूज होने जा रही है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो देखते हैं जी कि इसका क्या मतलब है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है, अच्छा वैसे जो सिर्फ है ना लफ्ज ऑफिस, इसका मतलब है ओहदा। क्या मतलब है? ओहदा, मनसब। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या है, तो डिफाइन कर लेते हैं जी। वो कहता है कि अगर कंपनी में एक पर्सन के पास डायरेक्टर का ओहदा है, ठीक है, और डायरेक्टर के ओहदे की वजह से उसे कोई वहां से बेनिफिट हासिल हो रहा है, तो एक तो बेनिफिट वो हो गया ना, ठीक है, या कोई रेम्यूनरेशन। लेकिन अगर उसी बंदे के पास कंपनी में कोई और ऑफिस ओहदा भी है और उसकी वजह से भी कोई रेम्यूनरेशन वो कंपनी से ले रहा है, बाय द वे ऑफ सैलरी या फी या कमीशन या परक्विजिट्स या इवन रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर वो कंपनी से ले रहा है उस दूसरे ओहदे की वजह से, तो इस ओहदे को कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी डायरेक्टर के ओहदे की के अलावा जो दूसरा ओहदा उसके पास है कि जिसकी बुनियाद पे वो इनमें से कुछ चीज ले रहा है जो भी मैंने बताई है आपको, तो उसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट।
जरा बताएं, ये पहला पॉइंट समझ आ गया? फिर अभी हम इसको एग्जांपल के जरिए भी समझने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि अगर डायरेक्टर के अलावा किसी और इंडिविजुअल पर्सन के पास कोई ऑफिस है, या किसी फर्म के पास कंपनी में कोई ऑफिस है, वंस अगेन ऑफिस का मतलब दफ्तर नहीं, ओहदा, या किसी प्राइवेट कंपनी के पास ओहदा है दूसरी कंपनी में। अच्छा, अब वो इंडिविजुअल या वो फर्म या वो प्राइवेट कंपनी उस ऑफिस की वजह से कंपनी से कोई रिसीव कर रहा है बाय द वे ऑफ रेम्यूनरेशन। क्या चीजें या क्या चीज? सैलरी, फी, कमीशन, प्रिविलेजेस या रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो फिर उस ओहदे को भी हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही कहेंगे। जी बताएं, ये भी समझ आ गया? अच्छा जी, बाकी लोग भी बता दें। अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फरीद इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मुल्तान फार्मा लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। He only receives meeting fee from MPL for attending board meetings and meetings of audit committee. अब सिर्फ और सिर्फ इसके पास एनईडी का होता है और ये मीटिंग अटेंड करने की फी लेता है जस्ट। सो फरीद डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन एमपीएल। जबकि इसके बरक्स ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नवीद इज अ डायरेक्टर इन एमपीएल, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। He receives only meeting fee from MPL for attending board meetings and meetings of risk management committee। मतलब ना सिर्फ ये बोर्ड मीटिंग्स में शरीक होने का मुआवजा लेता है, बल्कि चूंकि ये बोर्ड की एक कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, चूंकि उसका भी मेंबर है, तो जब उसकी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भी ये रेमुनरेशन लेता है, फी लेता है। अच्छा, यहां तक तो हो गया, आगे चलें। Naveed also supervises the production on routine basis। जुमले पे गौर कीजिएगा, मतलब कि ये रूटीन बेसिस पे कंपनी की प्रोडक्शन को सुपरवाइज करता है एंड लिव्स इन अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो कि कंपनी ने इसे प्रोवाइड की हुई है प्रोडक्शन साइट के करीब ही। So Naveed does not receive any monthly or annual salary from MPL। तो उसके बावजूद नवीद के बारे में यही कहा जाएगा कि ये एमपीएल में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए हैं। कोई बताएगा आप लोगों में से क्यों भाई, इसके बारे में क्यों ये कहा गया कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए हैं? कौन बताएगा आप लोगों में से? मंथली सैलरी नहीं है इसकी। जी शाबाश, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वजह से। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वजह से, जो अभी हमने पहले ये देखिए ये अल्फाज लिखे हुए थे, तो हम कहेंगे कि इसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। जी सब लोग समझ गए? जरा कंफर्म कर दें। अच्छा जी, इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूव पॉलिसी फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब आपने रिलेटेड पार्टी भी पढ़ ली कि उसमें कौन कौन शामिल है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ लिया कि इसका क्या मतलब है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कंपनी ने किसी भी रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट ये है जी कि वो जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है ना कंपनी ने, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूव्ड पॉलिसी के मुताबिक ही होनी चाहिए। और सिंपल लफ्जों में अगर बात करें तो मतलब डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए। और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन सी होनी चाहिए, इनमें से जिस भी पॉइंट से उसका ताल्लुक है। अगर उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का ताल्लुक इन पॉइंट्स में से किसी पॉइंट के साथ है, इनमें से किसी तरह की वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शन में से किसी भी किस्म की है। नंबर 1, सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल्स। B point, selling or otherwise disposing of or buying property of any kind. Number 3, leasing of property of any kind. Number 4, availing or rendering of any services. यानी किसी रिलेटेड पार्टी को कंपनी ने सर्विस देनी है या उस रिलेटेड पार्टी से कोई सर्विस अवेल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, मटेरियल्स, सर्विसेज और प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट है कि अगर किसी रिलेटेड पार्टी को ही अपॉइंट करना है टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट कंपनी के अंदर, या कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में, या कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी में, तो इनमें से किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन अगर करनी है रिलेटेड पार्टी के साथ, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई, एक तो जो यहाँ पे अल्फाज लिखे हैं मतलब के बोर्ड की अप्रूव पॉलिसी के मुताबिक, और मैंने आपको आसान सा मफहूम बता दिया, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। कहते हैं कि अगर इन अबव मेंशन ट्रांजैक्शंस में से किसी भी ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्टेड हो, तो इस सूरत में फिर ये जो मैटर है ये फिर जनरल मीटिंग के सामने रखा जाएगा। ये बिफोर का मतलब से पहले नहीं है, बल्कि के सामने। फिर ये जो मैटर है जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने रखा जाएगा, मेंबर्स से अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है, एज स्पेशल रेजोल्यूशन। चलिए जी बताएं, यहां तक समझ आ गया? कम ऑन बता दीजिए भाई, यहां तक जितनी डिस्कशन हम कर चुके हैं समझ आ गई? ओके चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके बताने का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, एक्सेप्शन। कहते हैं ये जो अभी भी आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं कि जी बोर्ड की अप्रूवल चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन की अप्रूवल चाहिए, ये दो केसेस हमें अभी पिछले पेज के एंड के ऊपर पढ़े हैं। ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये एप्लीकेबल नहीं है उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर कि जो कंपनी ने किसी के साथ की हैं वो ट्रांजैक्शंस किस तरह ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और आर्म्स लेंथ बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन अगर हुई है। अब आप पूछेंगे ये आर्म्स लेंथ बेसिस पे होने वाली ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि किसी को कोई अनड्यू किस्म की फेवर नहीं दी गई, बल्कि बिल्कुल बराबरी की सतह पे इक्वल फुटिंग के ऊपर वो ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं आर्म्स लेंथ बेसिस पे होने वाली ट्रांजैक्शन। अगरचे यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है डिफाइन भी किया गया है, ठीक है, लेकिन मैंने जरा आसान मफहूम में, आसान अंदाज में आपको बयान कर दिया, बहुत ही सादा से लफ्जों में, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। अच्छा, अब इसको और बेहतर अंदाज में समझने के लिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मजीद साहब जो हैं वो डायरेक्टर हैं मुल्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। अच्छा, मजीद के भाई ने ना 2 एयर कंडीशनर्स परचेज किए हैं। कहां से? ये MEL के मेन शोरूम से।
और जो उसने ये 2 एयर कंडीशनर्स परचेज किए हैं सेम रिटेल प्राइस पे परचेज किए हैं एज ऑफर टू एनी अदर कस्टमर। गोया के देखे उसने कोई डिस्काउंटेड, इस बंदे को कोई डिस्काउंट या कोई आउट ऑफ द वे जाके फेवर नहीं दी गई इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसको हम कहते हैं ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल बराबरी की सतह के ऊपर इक्वल फुटिंग पे होने वाली ये ट्रांजैक्शन है। सो ये ट्रांजैक्शन जो MEL ने की, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की और आर्म्स लेंथ बेसिस पे की। लिहाजा सेक्शन 208 की रिक्वायरमेंट्स अभी पिछले पेज पे हमने पढ़ी थी, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन सी? यानी वो बोर्ड से अप्रूवल ली जाए, ठीक है, तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगी। जी जरा बता दें इस एग्जांपल के बाद मुकम्मल क्लैरिटी होगी आपको इस पॉइंट की, इस एक्सेप्शन की? बता दें यार जल्दी से। ओके जी, चलें जी, क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश, आखिर सही लोग हैं माशाल्लाह जनाब इतने आप। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट टू रेफर एंड जस्टिफाई इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अच्छा भाई, अगर किसी रिलेटेड पार्टी के साथ कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट करना ही है, तो फिर लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट या उस अरेंजमेंट के बारे में फिर जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया जाए, ठीक है। वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के जो जनरल मीटिंग में पेश करनी होती है शेयर होल्डर्स के सामने, और ना सिर्फ ये कि उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में डायरेक्टर्स रिपोर्ट में रेफर किया जाए, बल्कि जस्टिफिकेशन भी बताई जाए कि भाई उस रिलेटेड पार्टी के साथ वो जो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट किया गया है तो वजह क्या थी, उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी। तो ये दोनों बातें फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद है रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। अब कमीशन स्पेसिफाई कर सकता है द रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय द कंपनी। किस चीज के बारे में? ट्रांजैक्शंस जो के रिलेटेड पार्टी के साथ हुई हो। तो अगर कमीशन स्पेसिफाई करेगी जो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करे, तो फिर कंपनी को वो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रवेंशन बाय डायरेक्टर और एम्प्लॉय। कॉन्ट्रवेंशन मींस वायलेशन, खिलाफ वर्जी। अब अगर कंपनी के डायरेक्टर ने या एम्प्लॉय ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या कोई अरेंजमेंट किया, और वो भी कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट के बगैर, या अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि जिसके लिए जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के अप्रूवल चाहिए थी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास नहीं करवाई गई, और स्पेशल रेजोल्यूशन के बगैर उस डायरेक्टर या एम्प्लॉय ने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और फिर ऊपर से ये देखें कि उस डायरेक्टर या एम्प्लॉय ने रेटिफिकेशन भी नहीं करवाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से, 90 दिन के अंदर रेटिफिकेशन भी नहीं करवाई, मतलब अप्रूवल भी नहीं दी within 90 days from the date of contract, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बना था। सो 90 डेज के अंदर अंदर उसकी रेटिफिकेशन भी नहीं करवाई गई, उसकी सब्सिक्वेंट अप्रूवल भी नहीं ली गई। तो इस कॉन्ट्रैक्ट या इस अरेंजमेंट का फिर क्या स्टेटस होगा? तो इसमें हमारा कानून कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये फिर वाइडेबल होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑप्शन पे, और ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मफहूम आपने पढ़ा हुआ है बिजनेस लॉ में, याद आ गया? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसी जमाने में पढ़ा था बिजनेस लॉ में, which is a contract which is enforceable at the option of one party। अब बोर्ड चाहे तो उसको अफर्म कर दे, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर दे, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे, ये दोनों ऑप्शंस बोर्ड के पास मौजूद है। अच्छा, अब मजीद वो ये कहता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट डायरेक्टर की रिलेटेड पार्टी के साथ था, और डायरेक्टर की रिलेटेड पार्टी कौन सी है? जब हम ये पढ़ रहे थे टॉपिक रिलेटेड पार्टी का, तो उसमें ये बात आई थी। बहरहाल यहाँ पे आप इस पॉइंट पर फोकस करें
कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट डायरेक्टर से मुतालिक रिलेटेड पार्टी के साथ था या किसी डायरेक्टर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑथराइज किया, तो फिर वो जो डायरेक्टर साहब है ना, डायरेक्टर जो कंसर्न डायरेक्टर जिन्होंने ये काम किया है, ठीक है, वो फिर कंपनी को इंडेमनीफाई करने के जिम्मेदार होंगे, कंपनी को कॉम्पनसेट करने के जिम्मेदार होंगे अगर उस ट्रांजैक्शन की वजह से कंपनी को कोई नुकसान हो गया। ठीक है, बताएं जी। मिसाल के तौर पे ये जो अभी हमने ऊपर ये पॉइंट पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो 2 लाख रुपए के एयर कंडीशनर्स थे और सिर्फ 50,000 रुपए में दिए हैं, जो कि डायरेक्टर का भाई था, तो कंपनी को नुकसान हुआ ना जी, बता दें यार। तो इसमें जो नुकसान कंपनी को हुआ है उसकी कॉम्पनसेशन फिर उस डायरेक्टर के जिम्मे है। एक बात, दूसरी बात, कहते हैं ये जो अभी अभी प्रोविजन आपने पढ़ी है ये अपनी जगह पे एप्लीकेबल है, यानी कि वो डायरेक्टर कंपनी को इंडेमनीफाई करेगा ही करेगा, लेकिन उसमें एक एडिशनल पॉइंट आ गया, एक और चीज इजाफी, वो ये कि कंपनी के पास भी अब ऑप्शन है। ठीक है, कंपनी के पास भी ऑप्शन है, कंपनी के पास ये इस्तेहकाक है, हक है कि कंपनी उस डायरेक्टर या उस एम्प्लॉय के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है कि जिस डायरेक्टर या एम्प्लॉय ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो कंपनी उस डायरेक्टर या उस एम्प्लॉय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। किस पर्पस के लिए? कि उस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट की वजह से कंपनी को जो को नुकसान हुआ उस नुकसान की रिकवरी के लिए। ठीक है, ये भी हो गया। और देखें बात अभी भी खत्म नहीं हुई, अब एक स्टेप और आप आगे आ जाए। तो वो डायरेक्टर या वो एम्प्लॉय कि जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था या जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत दी थी इन वायलेशन ऑफ द अबव प्रोविजंस, तो वो डायरेक्टर या वो एम्प्लॉय लायबल होगा इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। किसके लायबल होगा? पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की उसे कैद हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की कैद की सजा या जुर्माना, जो कि 5 मिलियन रुपीस से कम का नहीं होगा, या दोनों सजाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट है कि इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, मतलब अगर वो डायरेक्टर या एम्प्लॉय लिस्टेड कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का था, तो फिर लेवल 2 में जो पेनल्टी दी गई है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। जी बताएं, समझ आ गया जी? सब लोग बताइए, ये पेनल्टी समझ आ गई है? चलें, वेरी गुड। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा चैप्टर खत्म हुआ, कंप्लीट हो गया। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने ना सिर्फ ये पूरा लेसन गो थ्रू करना है, याद करना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह एक एक लफ्ज, जुमला, पैराग्राफ, और इस दौरान अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, तो बिल्कुल आपने हेजिटेट नहीं करना, मुझसे पूछ लेना है। और इसके साथ जो ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं ये जरा देख लीजिएगा, और इनमें भी अगर किसी किस्म का कोई इशू हो कहीं भी तो फिर मैं हाजिर हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।